Hello friends, welcome back to my YouTube channel Self Study. Hope so you all are doing well and enjoying the best of your health. So in the previous video I have told you about the Newton's first law of motion. I have told you that the first law of motion is also known as the law of inertia, and I have given you some examples of Newton's first law in the previous video, and also some examples from our daily life or real life. So today I will share with you Newton's second law of motion. Today I will share with you the second law of motion with examples also, and its statement, formula, and some numericals or problems of Newton's second law of motion. So let's start today's topic, that is Newton's second law of motion. Let's start statement of Newton's second law of motion. The second law of motion states that acceleration is produced when an unbalanced force acts on an object, and that object also possesses some mass or it has inertia. The more mass the object has, the more net force, and that has to be used to move it. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट ये है कि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस्ड होगी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो उस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है. अब जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई थी उसी डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस्ड होगी. तो जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी उसी डायरेक्शन में. तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट. अब इस स्टेटमेंट में आपने नोट किया होगा कि ऑब्जेक्ट में दो किस्म की फोर्सेस नहीं है, एक ही किस्म की ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है. जब वो फोर्स अप्लाई होगी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन शो करेगा. In other words, how much an object accelerates depends on the mass of the object and how much force is applied to it. अगर दूसरे अल्फाजों में हम इसकी स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को, तो हम इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन शो करेगा तो वो ऑब्जेक्ट डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हुई है. जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी उतनी ही एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी. डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैंने शो किया है कि मास ऑब्जेक्ट का जो है उस पर डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा मास होगा तो ज़ाहिर सी बात है आप अपनी फ़ोर्स भी उसके ऊपर ज़्यादा अप्लाई करेंगे. अगर मास कम होगा तो फोर्स भी आप कम अप्लाई करेंगे और ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी उसमें. तो ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है. तो इसकी जो इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो इन तीनों वेरिएबल्स से बनी है. एक तो है फोर्स, दूसरा है मास और तीसरा है इसका एक्सेलरेशन. तो इसकी जो इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वो है F इज़ इक्वल्स टू एम ए. यहाँ पे F है आपकी फ़ोर्स जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की है, M है मास ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन जो इस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस्ड हुई फोर्स के ज़रिए, तो A इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन है. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F इज़ इक्वल्स टू एम ए. दिस इज़ वेरी सिंपल इक्वेशन. इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं आगे पेपर्स में, MCQs में. तो ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए. इसी इक्वेशन में से मैंने आगे आपके लिए प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं जो कि मैं आगे शेयर करूँगी इसी वीडियो में. नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. ओके, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स शो की हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की.
सो फर्स्ट एग्जांपल है कि इफ़ यू यूज़ द सेम फोर्स टू पुश अ ट्रक and push a car, then the car will have more acceleration than the truck because car has less mass. अब यहाँ पे एग्जांपल में मैंने शो किया है कि अगर एक ट्रक है और एक कार है, दोनों पे आपने अपनी फ़ोर्स अप्लाई की है, तो ट्रक पे अगर आपने फ़ोर्स अप्लाई की है तो ट्रक का मास ज़्यादा होता है, तो उस पर फ़ोर्स भी ज़्यादा लगेगी, तभी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। इसकी कंपैरिजन में अगर आप कार के ऊपर अपनी फ़ोर्स अप्लाई करेंगे तो कार में जब फ़ोर्स अप्लाई होगी तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी एज़ कम्पेयर टू ट्रक, बिकॉज़ ट्रक का ज़्यादा मास है तो ट्रक का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और कार का मास ट्रक की कंपैरिजन में कम होता है तो कार का इनर्शिया कम होता है ट्रक के कंपैरिजन में, तो कार पे फ़ोर्स भी कम अप्लाई होगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी क्योंकि उसका मास कम है एज़ कंपैरिजन टू ट्रक. Now we have second example of this Newton's second law. It is easier to push an empty shopping cart than a full one because the full shopping cart has more mass than the empty one. This means that more force is required to push the full shopping cart. अब इस एग्जांपल में ये है कि अगर आप किसी भी मॉल में जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, तो एम्प्टी शॉपिंग कार्ट पे आप इजीली फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप उसी एम्प्टी कार्ट को जब शॉपिंग कर लेते हैं आप, तो वो फुल हो जाता है, वो जो शॉपिंग कार्ट होता है आपका, तो वहाँ पे फ़ोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, ज़्यादा फोर्स इस वजह से अप्लाई होगी बिकॉज फुल शॉपिंग कार्ट हैज़ मोर मास than the empty one. So this means that more force is required to push the full shopping cart. So these were two examples that I have shared with you. Now मैंने सेकंड लॉ की स्टेटमेंट अब दोबारा इस स्लाइड में शो की है ताकि आपको सेकंड लॉ ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए. So let's start this second law's statement. The second law states that acceleration of an object is dependent upon two variables. अब सेकेंड लॉ मैंने आपको इक्वेशन बताई थी F इज़ इक्वल्स टू ma. तो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट में हमने देखा कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है दो वेरिएबल्स में, एक तो नेट फोर्स होता है एक्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है मास एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. The acceleration of an object depends directly upon the net force acting upon that object and inversely upon the mass of an object. तो यहाँ पे F इज़ इक्वल्स टू ma, इस इक्वेशन में फोर्स और मास दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली हम उसको कहते हैं जिसमें अगर फोर्स ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो मास भी उतना ही इंक्रीज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फोर्स 10 न्यूटन की इंक्रीज़ होगी तो मास भी 10 kg का इंक्रीज़ होगा. तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स और मास का. और फोर्स और एक्सेलरेशन का अगर हम देखते हैं रिलेशन, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी फोर्स इंक्रीज़ होगी उतना ही एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगा. पर यहाँ पे जो मास है और एक्सेलरेशन है, इन दोनों का आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मास जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मास मैंने 10 kg का इंक्रीज़ किया है तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कम हो जाएगी. तो मास और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अब इसी का मैंने एग्जाम्पल भी शो किया है न्यूटन सेकंड लॉ का, जो मैंने एक्सेलरेशन, फोर्स और मास का आपको बताया था. ये देखें यहाँ पे पार्ट 1 है, इस पे मैंने शो किया है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास, एंड पार्ट 2 एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स. अब ये दोनों मैंने आपको समझाया था कि एक्सेलरेशन मास पे भी डिपेंड करती है और एक्सेलरेशन फोर्स पे भी डिपेंड करती है. यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने शो किया है कि एक शॉपिंग कार्ट है, पहले एम्प्टी है, एम्प्टी शॉपिंग कार्ट पे आप इजीली अपनी फोर्स अप्लाई की और वो इजीली एक्सेलरेट हो गया. पर जब वो शॉपिंग कार्ट लोड हो गया, आपने ज़्यादा सामान उसमें डाला, तो वो जाहिर सी बात है उसका मास ज़्यादा हो गया और वो लोडेड है, तो इस पर आपने
ईज़िली फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते आप, और इसमें एक्सेलरेशन भी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड नहीं हो सकती एज़ कम्पेयर टू द एम्प्टी वन. So this example of Newton's second law of motion will help you a lot. Remember one thing, स्लाइड्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया था कि इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो ये सारी इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. तो ये आप अपने नोटबुक में राइट डाउन भी करें ताकि आपको ये बेहतर से समझ में आ जाए और याद भी रहे. These Newton's laws are very important. Newton first law, second law and third law. So इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्लाइड्स में मैंने शो किए हैं, ये आप इसको समझें और नोट डाउन भी कर लें नोटबुक में, ताकि आपको ये पॉइंट्स इसकी इम्पोर्टेंट याद रहें, क्योंकि ये जो लॉस हैं ये फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आ सकते हैं. और 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर में जैसे फ़िज़िक्स है, तो इसमें आपको ये बहुत काम आएंगे न्यूटन्स लॉस. सो यू मस्ट नोट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सो नाउ मैंने एक्सेलरेशन का भी आपको समझाया था इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में. इसके बाद अब हम फोर्स का देखते हैं कि फोर्स का इस लॉ में क्या रिलेशन है. फोर्स, टू कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज वेलोसिटी, दैट इज़ टू एक्सेलरेट, वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स. अब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी होती है. जितनी ज़्यादा फोर्स हम लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है उसी ऑब्जेक्ट में. अब यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल शो किया है कार का. अब इस कार में आपने स्मॉल फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन भी स्मॉल ही प्रोड्यूस्ड होगी उसी कार में. अगर आपने फोर्स को डबल कर दिया, डबल द फोर्स, देन एक्सेलरेशन विल आल्सो डबल, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसकी प्रोड्यूस्ड होगी. तो फोर्स और एक्सेलरेशन जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी. और फोर्स का और मास का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर मास और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में. सो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड में शो किया है कि द ग्रेटर द मास, the smaller the acceleration, because mass and acceleration are inversely proportional for a given force. So mass is inversely related to the force. An object with twice the mass will have half the acceleration if the same force is applied. अब अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन उसकी हाफ़ हो जाएगी, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. यहाँ पे देखें मैंने इक्वेशन भी शो की है, F=ma वाली इक्वेशन को मैंने अरेंज करके यहाँ पे एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई है, जो कि A=F/m है. सो दिस इज़ द टुडेज़ लेक्चर ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करें. और यहाँ पे अब मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए बनाए हैं. न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने आपको लास्ट में मैं शेयर करूँगी इसी वीडियो में. इसका जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, वो मैंने सॉल्व किया है आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और दूसरे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ही सॉल्व करें. आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी प्रॉब्लम्स में, उतना ही ज़्यादा आपको आगे आसानी होगी. और जैसे पेपर्स या एमसीक्यूज़ वगैरह में, एमकेट में आगे जैसे आप टेस्ट वगैरह देते हैं, तो न्यूमेरिकल्स उसमें ज़्यादा आते हैं, तो इस वजह से आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव डन फॉर यू. फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, a car has a mass of 1000 kg. What is the acceleration produced by a force of 2000 न्यूटन. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने ये मेंशन किया है कि एक कार है जिसका मास है 1000 kg. अब आपको इसमें फाइंड करना है कि उसका एक्सेलरेशन कार का क्या होगा, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड. और उसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं 2000 न्यूटन की, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस्ड होगी, ये आपको फाइंड करना है. तो पहले मैंने इसमें डेटा बनाया है. डेटा में मैंने ये शो किया है कि इसका मास है 1000 kg. हमें इसमें फ़ाइंड करना है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क दी है जो कि आपको फ़ाइंड करना है यहाँ पे. और इसमें फ़ोर्स मैंने शो की है 2000 न्यूटन.
अब यहाँ पे देखें मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट की है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है, F=ma। यहाँ पे देखें मास और एक्सेलरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर हमें फाइंड करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन को। तो मास अगर उस साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो मास और फोर्स आपस में डिवाइड होंगे, F/m=a। ये मैंने इक्वेशन बनाई है इसमें से एक्सेलरेशन की। अब फोर्स की जगह आपको फोर्स की वैल्यू लिखनी है जो है 2000 न्यूटन, और मास की जगह आपको मास की वैल्यू लिखनी है 1000 kg। अब 000 और 000 दोनों कट हो जाएंगे, 2/1 आंसर आएगा। 1 अगर अपॉन में होता है नीचे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका फाइंड हुआ है 2। एक्सेलरेशन का यूनिट है रिमेंबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है A=2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस न्यूमेरिकल आई हैव डन फॉर यू। मैंने ये खुद ही सॉल्व की है आप लोगों के लिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए न्यूमेरिकल। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं वो आप खुद ही सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज का लेक्चर जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं आपके वो क्यूरीज़ जो हैं वो सॉल्व करूं। एंड रिमेंबर, subscribe my YouTube channel, do like and share my YouTube videos with your friends. Thank you.